देवकीपुर गांव दिन में बाकी गांव जैसा ही है, लेकिन रात होते ही गांव बिल्कुल चुप सा हो जाता है, क्योंकि यहां बात करने की भी कीमत है। शाम ढलते ही गांव जैसे गूंगा हो जाता है, जैसे कोई श्मशानपुरी। गांव का एक रहने वाला बिरजू नदी से मछली लेकर लौट रहा था। ठंड नहीं, पर शाम को हुई बारिश की वजह से एक हल्की ठंडक जैसी छाई हुई थी। आज मछली पकड़ते पकड़ते इतनी रात हो जाएगी, समझ ही नहीं पाया। लेकिन मछली अच्छी मिली है, कल सुबह बेच के अच्छी कमाई हो जाएगी। बिरजू अपने धुन में गाता हुआ खुशी से जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह संगीत उसकी जिंदगी का आखिरी गाना है। अचानक बिरजू को महसूस हुई एक ठंडी सांस। उसकी खुशी अचानक हवा में उड़ जाती है। कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां खड़ी है एक भयानक डायन। देवकीपुर के सभी जिसे डायन कहते हैं, वो आज बिरजू के सामने है। बिरजू को एहसास हुआ उसके गले से अब कोई आवाज नहीं निकल रही। उसने मुंह खोलकर चिल्लाया, पर सिर्फ सन्नाटा महसूस किया। आज से तेरे मुंह की आवाज भी छीन ले। बिरजू उसी हालात में गांव की तरफ भागा, चिल्लाने की कोशिश करते। क्या जी, आप कब से घर में ऐसे बेचैन होके क्यों घूम रहे हो? अच्छा, हमारा बेटा आ रहा है, चिट्ठी लिखी है, इसी की चिंता कर रहे हो? पर वो तो 2 दिन बाद आएगा। स्टेशन पर आदमी भेज दोगे, ये तो बोल ही दिए हो। और ये भी तो सही है, उसे कितने दिन अपने ही घर आने से मना करोगे? कितने छोटे रहते घर छोड़ा था उसने, उसका भी तो दिल करता है घर आने का। शंभू ने अपनी बीवी की तरफ बेबस नजरों से देखा। कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहना चाहिए जवाब दे नहीं पाया। चाहकर भी वह बोल नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो जीभ ही नहीं है। शंभू खिड़की के पास जाकर बाहर अंधेरे की तरफ देखता रहा। धीरे धीरे खो गया बीते कल के पन्नों में। शंभू का बेटा विजय तो बहुत छोटा था। एक तूफानी रात शहर से गांव लौट रहा था शंभू। रात काफी गहरी थी। अचानक उसने देखा अंधेरे में रास्ता रोक के कोई खड़ा है। कौन कौन है वहां? सिर्फ एक हंसी की आवाज सुनाई दी और कोई जवाब नहीं। शंभू का शरीर जैसे कांप उठा। कैसी भयानक हंसी। अनजाने में ही शंभू पीछे की तरफ हटने लगा। तभी उसे सुनाई दी, आज तो भाग नहीं पाएगा, बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, आज मौका मिला है, अब तो छोड़ा नहीं जाएगा। शंभू अपने काम की चिंता में इतना मग्न था कि देवकीपुर के इस दहशत के बारे में पूरी तरह भूल गया था। मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तेरे खानदान की वजह से मैं बर्बाद हुई हूँ, फिर भी बोल रहा है तुझे छोड़ दूं? शंभू समझ गया था यह पहली बार नहीं, वो पहचान गया था कौन है यह डायन। उस रात के बाद से शंभू फिर कभी बोल नहीं पाया। उसका गला ठीक था, लेकिन शब्द खो गए थे। उस रात की यादें शंभू के जहन में आज भी उतनी ही ताजी है। ऐसी अभागिन माँ हूं मैं कि अपने बेटे को अपने पास बैठा भी नहीं सकती। शंभू बात करने की क्षमता खो दिया था, पर फिर भी इशारों में शायद समझाने की कोशिश की। बेटे को भले ही हम रोज आंखों से देख ना पाएं, पर वो तो दूर ही ठीक रहेगा। विजय जितनी बार भी स्कूल, कॉलेज या नौकरी की छुट्टी में घर आया, उतनी बार दिन में ही आया और दिन का उजाला रहते रहते ही वापस चला गया। विजय ने इस बारे में जानने की भी कोशिश की थी। अच्छा माँ, मैं बचपन से जितनी बार भी देवकीपुर आता हूँ, पापा मुझे हमेशा दिन के वक्त ही आने को बोलते हैं और दिन रहते ही वापस भेज देते हैं। लेकिन क्यों? क्या वजह है इसकी? कुछ राज ना ही जाना जाए तो ही बेहतर है। विजय को अपने सवाल का और कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उस दिन विजय ने नियम तोड़ता। विजय जब अपनी बीवी राधा को लेकर स्टेशन पर उतरा, तब शाम ढलकर रात का अंधेरा छा चुका था।
तुम घर में बिना बताए ऐसे मुझे लेकर चले आए। रात में आना क्या ठीक हुआ? इसीलिए तो तुम्हें लेकर आया हूँ। घर में सब जानते हैं कि मैं कल आऊँगा। आज जब मुझे और तुम्हें साथ में देखेंगे तो हैरान और साथ ही खुश होंगे। एक रात में भला क्या होगा? हमें पहुँचने में काफ़ी देर हो गई। स्टेशन के बाहर तो एक भी ऑटो दिखाई नहीं दे रहा। रात इतनी हो गई है, उनकी भी क्या गलती। चलो हम पैदल ही निकल पड़ते हैं। इतने दिनों बाद गांव आई हो और पैदल ले जाऊंगा। उसमें क्या है, और अपनी ससुराल पैदल जाने का मजा ही कुछ अलग है। विजय और राधा चलने लगे। चारों तरफ हल्के कोहरे छाए हुए थे। रास्ते पर एक भी इंसान नहीं। इस रास्ते से कुछ देर चल के बांस का जंगल पार करते ही हमारा घर आ जाएगा। समझ रही हूँ आप मेरी चिंता कर रहे हो। नहीं जी, उतना मत सोचो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ठीक तभी एक काला साया बांस के जंगल से बाहर निकल आया। वो समझ नहीं पाए, लेकिन दो आंखें उन पर ही नजर रखी हुई थीं। विजय और राधा बांस के जंगल में घुसते ही बांस के पेड़ हिल उठे। वो क्या था? कुछ उस तरफ से हिला अभी। कोई पंछी होगा लगता है। जल्दी से अब यहाँ से चलो, ज्यादा रात हो गई है। विजय ने राधा को समझाने की कोशिश की, पर फिर भी विजय के मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। क्या कोई खास वजह है जिसके लिए पापा उसे हमेशा रात में देवकीपुर आने से मना करते थे? लेकिन उनका डरना अब भी बाकी था। कहाँ भाग रहा है? आज तू नहीं भाग पाएगा, तू भी नहीं बच पाएगा। तेरे बाप की तरह आज तेरी भी वो जीभ उखाड़ लूंगी मैं। तुम कौन हो? क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही हो? तेरे खानदान समेत गांव के सभी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ये बोलकर उस डायन ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरा नाम माधवी। शादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही दुर्घटना में पति को खो दी मैं। उनके सिवा मेरा कोई नहीं था। बचपन से ही मैं अनाथ थी। फिर भी पति के एक टुकड़े जमीन पर खेती करके अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन मुझ पर गंदी नजर पड़ी तेरे ताऊ की। क्या सुंदरी, क्यों अपने नरम हाथों को खेत में घिसवा कर तकलीफ दे रही हो? मेरे पास रहो, रानी बनाकर रखूंगा। बस मुझे खुश रखो। शर्म नहीं आती छोटे बाबू आपको ऐसा बोलते हुए? आपके घर में तो बीवी बच्चे हैं। तो क्या हुआ? तुम जैसी सुंदरी को देखकर सब भूल जाना पड़ता है। माधवी ने रामदीन के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पे हाथ उठाया? देख अब तेरा क्या होता है। रामदीन के पिता बलवंत सिंह भी बड़ा जालिम था। गांव वालों पर भी मनमाना अत्याचार करता था, पर कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था। एक दिन बाजार में माधवी को घेर लिया रामदीन और बलवंत सिंह ने। बदकिरदार, मेरे बेटे पर हाथ उठाया, देख तेरा क्या हाल होता है। बाजार में सभी के सामने बलवंत सिंह और रामदीन ने माधवी को बेइज्जत किया। क्या एक भी इंसान में बोलने की, विरोध करने की हिम्मत नहीं है? छी! देवकीपुर का कोई भी उस दिन माधवी के साथ आके खड़ा नहीं हुआ। सब उस आदमी के डर से मुंह बंद किए हुए थे। ये अपमान सह नहीं पाया वो। उस रात माधवी ने बांस के जंगल में फांसी लगा ली। तभी से उसकी आत्मा रात के अंधेरे में घूमती रहती है। माधवी की मौत के 4 दिन बाद बलवंत सिंह और रामदीन की लाश बांस के जंगल में मिली। लेकिन मेरी आत्मा शांत नहीं हुई। तब सबने देखा था, कोई आगे नहीं आया। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। जिनमें विरोध करने की शब्द नहीं, उनका गूंगा रहना ही बेहतर है। मैं सबकी जीभ उखाड़ लूंगी। माधुरी की बातें सुनकर विजय और राधा अपने आंसू रोक नहीं पाते। सच में आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन जिन्होंने ये सब किया था उन्हें तो आपने सजा दे ही दी है। लेकिन ये तो तब बच्चा था, इसका क्या कसूर? मेरी सिंदूर की कसम,
मेरे पति को कुछ करने से पहले आपको मुझे मारना होगा। ऐसा ही तो कोई होना चाहिए जो अपनी बोलने की ताकत सही जगह इस्तेमाल कर सके। ठीक यही बात उस दिन किसी ने भी नहीं कही। सच में तुमने सही जीवन साथी चुनी है, जो उस सही वक्त पर सही बात कह सके। मैं भी चाहती थी पति के साथ घर बसाऊं, लेकिन फूटी किस्मत मेरी। कोई बुरे वक्त पर मेरे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे पास है तुम्हारी बीवी, जो अपने पति को बचाने के लिए खुद की जान देने में 2 बार नहीं सोचती। मैं कैसे उसके सिंदूर का अपमान करूं? नहीं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी मैं। तुम लोग जाओ। माधवी विजय और राधा के सामने से धीरे धीरे बांस के जंगल में गायब हो जाती है। गांव के सभी के लिए माधवी डायन है, लेकिन उसके साथ इतना अन्याय होने के बाद भी उसके पास एक नरम दिल है। ये साबित हो गया। डायन गायब हो जाती है अंधेरे में, लेकिन देवकीपुर में आज भी रात को कोई बात करने से डरता है। माधवी क्या सच में डायन थी, या फिर समाज ने उसे डायन बनाया?